हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आजकल डी फार्म एग्जिट एग्जाम के लिए एमसीक्यू सीरीज तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम जो एमसीक्यू लेकर आए हैं वो रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर सिलेबस and most of the MCQs will be coming in the pharmaceutical chemistry subject. So we have prepared approximately 25 most important MCQ which will help in your exit exam. तो शुरू करते हैं जो आज आपका and now come to the next question. The next question is standard solution in limit test of sulfate is prepared by. अब आप अगर लिमिट टेस्ट परफॉर्म किए होंगे या करेंगे तो आप देखेंगे कि लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है, फिर उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज करके लिमिट टेस्ट की जाती है। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय, क्या यूज करके आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट। क्या आप कैल्शियम सल्फेट का यूज करके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं सल्फेट का लिमिट टेस्ट करने के लिए? क्या आप पोटेशियम सल्फेट का यूज करके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं? क्या आप सोडियम सल्फेट का यूज करते हैं? क्या आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl का यूज करते हैं? तो आप पाएंगे जब आप इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे कि आप पोटेशियम सल्फेट का यूज करके करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोटेशियम सल्फेट आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जब प्रेजेंट रहता है तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर एंड विच विल गिव द क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सल्फेट इन योर सॉल्यूशन। तो पोटेशियम सल्फेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट की बात की जाएगी तो आपका क्या आएगा ऑप्शन? पोटेशियम सल्फेट। और जब भी लिमिट टेस्ट ऑफ किसकी बात की जाएगी? क्लोराइड की। तो क्लोराइड में क्या होगा? टर्बिडिटी फॉर्म होती है किसकी वजह से? सिल्वर क्लोराइड की वजह से। तो ये सारी चीजें भी हैं जो कि टेस्ट के अंदर से भी पूछी जाती हैं। तो आपको ये भी थोड़ा सा डीप में पढ़ना है और ऑप्शंस जो है करेक्ट पे ही टिक करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, मैंने बताया कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसके लिए देखा आपने? सल्फेट के लिए। तो उसमें आप पोटेशियम सल्फेट का यूज करके प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन अब इसमें पूछा गया है कि अगर आप क्लोराइड के लिए लिमिट टेस्ट कर रहे हैं और इसमें आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है तो आप किसका यूज करके बनाएंगे? ऑप्शन आपके पास सेम है। कैल्शियम सल्फेट का यूज करेंगे, पोटेशियम सल्फेट का नहीं। पोटेशियम सल्फेट का तो कर ही नहीं सकते क्योंकि पोटेशियम सल्फेट तो यूज हो चुका किसके लिए? सल्फर के लिमिट टेस्ट के लिए। अब आपके पास ऑप्शन कौन कौन से बचे? कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड तो यूज ही नहीं होता है, क्लोराइड ही यूज करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड विल बी द राइट आंसर। तो आपको ये भी एकदम याद रखना है कि जब भी क्लोराइड की बात आएगी, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की, तो आपको क्लोराइड ही यूज करना है, लेकिन साल्ट ऑफ क्लोराइड यूज होता है। तो किसका साल्ट? तो क्लोराइड का साल्ट हमेशा आप जानते होंगे, क्लोराइड हमेशा किसके साथ साल्ट बनाता है? सोडियम के साथ। क्यों? क्योंकि क्लोराइड की भी वैलेंसी एक होती है, सोडियम की भी वैलेंसी एक होती है। क्लोराइड पे माइनस चार्ज होता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl। NaCl को क्या बोलते हैं? टेबल साल्ट। टेबल साल्ट क्या होता है? जो आप घर में नमक यूज करते हैं। तो जब क्लोराइड की बात की जाएगी तो आपका क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड ऑप्शन। और जब आप सल्फेट की बात करेंगे तो क्या आएगा? पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट हमेशा साल्ट बनाता है पोटेशियम के साथ और क्लोराइड हमेशा साल्ट बनाता है सोडियम के साथ। तो इसलिए क्लोराइड के केस में सोडियम क्लोराइड और सल्फेट के केस में पोटेशियम सल्फेट। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो लिमिट टेस्ट के बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका रिलेटेड है किससे? टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन का जो पहला टॉपिक है वो है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, लाइए बच्चों से यही पूछ लेते हैं कि इनको पता है वीक एसिड और वीक बेस होते क्या हैं। तो इसलिए वो 4 ऑप्शन दे देगा आपको और ऊपर लिख देगा कि विच वन इज वीक एसिड या फिर विच इज अ वीक एसिड और चूज द वीक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर देखिए आप, पहला ऑप्शन है HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
दूसरा ऑप्शन है HI, HI मतलब हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन है, आयोडाइड के साथ, तो यह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तीसरा है HNO3 जो कि आप जानते हैं क्या है, नाइट्रिक एसिड। तीसरा है CH3COOH, इसको आप बोल सकते हैं एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड भी होता है, और इसको ये एसिटिक एसिड का मतलब क्या होता है, सिरका जो आप घर में खाते हैं वही है ये। तो अब आप इसमें से ये कलेक्ट करना है आपको कि कौन सा इसमें से सबसे वीक हो गया एसिड, क्योंकि एसिड तो सब है इसमें, ये जो चार ऑप्शंस आपको दिए चारों एसिड हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड और एक है एसिटिक एसिड। तो अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे एसिड्स की इसमें तो आप पाएंगे कि एसिटिक एसिड जो होता है वो वीकेस्ट एसिड होता है। बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी ऑप्शन दिया हो, अगर एसिटिक एसिड दिया है कहीं पर और वीक एसिड पूछा गया है तो वही सबसे वीक होगा। इसका रीजन भी होता है, लेकिन आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रीजन ये होता है कि यहाँ पर दो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं इसके फॉर्मूले में, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू अदर एटम्स इफ यू नो, and it has the tendency to withdraw electron from the others, so it will causes the restriction for the removal of proton from this structure। और एसिड क्या होते हैं, जो इजिली H+ डोनेट करते हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, डबल ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से इजिली हाइड्रोजन आपका डोनेट नहीं हो पाता है एसिटिक एसिड के केस में। सो दिस इज द रीजन व्हाई एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन दी अदर्स। तो जहां पर आपको एसिटिक एसिड मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द वीकेस्ट एसिड, तो आपको एसिटिक एसिड ही चूज कर लेना है। और ये ऑप्शन बहुत बार पूछा गया अगर आप क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, और मैं होप करता हूं कि ये जो है आने वाले एग्जिट एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी रिलेटेड है किससे, टाइट्रेशन से। अभी हम आपके जो हमारे यूट्यूब चैनल पर हम जो एमसीक्यू की सीरीज बना रहे हैं वो हम आपके एज पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस बना रहे हैं, और सिलेबस के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। तो आपकी फर्स्ट यूनिट से ही रिलेटेड ये सारे एमसीक्यूज हैं। तो पहले के जो अभी आपने एमसीक्यू डिस्कस किए वो था सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी से रिलेटेड, वो आपका पहला टॉपिक है सिलेबस का अगर आप देखेंगे। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया लिमिट टेस्ट, जो कि आपका सब टॉपिक, दूसरा सब टॉपिक है सिलेबस का। अब हम बात कर रहे हैं किससे, टाइट्रेशन से रिलेटेड। तो टाइट्रेशन में अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया क्या, वीक एसिड और वीक बेस के बारे में, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिकेटर्स के बारे में। क्योंकि जब आप टाइट्रेशन पढ़ेंगे या आप अगर पढ़ चुके होंगे तो आप जानते होंगे कि आप इंडिकेटर्स का यूज करते हैं टाइट्रेशन में। क्यों, एंड पॉइंट के डिटेक्शन के लिए, कि रिएक्शन कहां पर कंप्लीट हो रही है ये पता करने के लिए आप इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो इंडिकेटर से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसमें तो आना ही आना है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इंडिकेटर से रिलेटेड ये बन सकता है आपका कि इंडिकेटर विच इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन। आपका जो पहला टाइट्रेशन है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के टाइट्रेशन के लिए। तो इसमें ऑप्शन है फिनोप्थेलीन, थाइमोल ब्लू, फ्लोरेसीन, मिथाइल ऑरेंज। तो जब आपको ये याद रखना है कि जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन आप कराएंगे, जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होगा बेस आपका वीक होगा, तो आपका जो इंडिकेटर होगा, यू विल ऑलवेज यूज मिथाइल ऑरेंज एज अ इंडिकेटर टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट between the reaction strong acid and weak base, to detect the end point. And what is end point? End point is used to detect where the reaction is completing, reaction कहां पर complete हो रही है, कहां पर खत्म हो रही है, उसको डिटेक्ट करते हैं जहां पर, उसको बोलते हैं एंड पॉइंट। तो उसके डिटेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर का क्या काम होता है, देखिए ये मिथाइल ऑरेंज है और यहाँ पर एसिड और यहाँ पर बेस है, तो एसिड बेस जैसे ही आप टाइट्रेशन कराएंगे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालेंगे, ये जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इंडिकेटर जैसे एक्सेस में आएगा ये रिएक्ट कर जाएगा आपके एसिड या बेस से और कलर चेंज दे देगा तुरंत। वहीं पर आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी, एंड पॉइंट आ गया। तो इसके लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। इसी तरह इसी पे बेस्ड ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक है कि इंडिकेटर यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अभी पीछे में आपने देखा कि इंडिकेटर यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और इसमें आप क्या देख रहे हैं,
इंडिकेटर यूज फॉर, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन को फ्रेम करने में, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर होगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जस्ट अपोजिट, पीछे वाले का जस्ट अपोजिट आपको करना है। पीछे आपने डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यहाँ पर हो जाएगा आपका वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा और यहाँ पर वीक एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के केस में इंडिकेटर आप यूज कर रहे थे मिथाइल ऑरेंज, लेकिन यहाँ पे जब एसिड वीक हो जाएगा और बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो तुरंत आपका इंडिकेटर चेंज हो जाएगा और इस केस में इंडिकेटर यूज होगा कौन सा, फिनोप्थेलीन। तो आपको याद रखना कि फिनोप्थेलीन हमेशा किस केस में यूज करना है, जहां पर एसिड आपका वीक होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंडिकेटर से ही रिलेटेड है और इसमें पूछा गया है कि आइडियल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस शुड हैव पीएच रेंज। देखिए जब इंडिकेटर का आप सिलेक्शन करते हैं तो ये सिलेक्शन बेस्ड होता है किस पे, पीएच पे, पीएच रेंज पे। तो जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें अभी पहला वाला क्वेश्चन था जिसमें आप कौन सा यूज कर रहे थे इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, तो उस केस में आपका जो पीएच रेंज होगी वो क्या, आइडियल पीएच रेंज क्या होगी इसके लिए, मिथाइल ऑरेंज के लिए आइडियल पीएच रेंज क्या होगी फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। मीन्स पूरा क्वेश्चन क्या है, आइडियल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस शुड हैव पीएच रेंज। मीन्स जो आइडियल इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के टाइट्रेशन के लिए, उसकी आइडियल पीएच रेंज क्या होगी। क्या वो 5 to 8 के बीच में पीएच वाला सेलेक्ट करेंगे आप, क्या उसकी पीएच रेंज 5 to 8 के बीच में होगी, या फिर उसकी पीएच रेंज 4 to 6 के बीच में होगी, या फिर उसकी पीएच रेंज 8 to 10 के बीच में होगी, क्या उसकी पीएच रेंज 7 to 8 के बीच में होगी, नहीं। तो इसमें ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से रिलेटेड टाइट्रेशन कर रहे हैं और इस केस में आपको इंडिकेटर चूज करना है तो आप इस पीएच रेंज वाला इंडिकेटर चूज करेंगे। और एग्जाम्पल क्या भी हमने बताया, मिथाइल ऑरेंज था उसका एग्जाम्पल, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे भी थ्योरी, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब एसिड कैसा है, इसमें स्ट्रॉन्ग है, तो पीएच हमेशा कैसा होना चाहिए, पीएच हमेशा आपका एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक वो भी ऐसा एसिडिक हो कि बहुत ज्यादा एसिडिक ना हो, ना ही बहुत ज्यादा बेसिक, बेसिक तो होगा ही नहीं, लेकिन एसिडिक हो वो भी बहुत ज्यादा नहीं। तो इसलिए 4 to 6 के बीच की रेंज वाला इंडिकेटर आप चूज करेंगे हमेशा। ये ऑप्शन भी बहुत बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑन विच बेसिस यू कैन से दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड दिस एसिड इज वीक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, ये भी चेक करने के लिए क्वेश्चंस पूछता है ना, कि पता चले जो आप पढ़ रहे हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, क्योंकि आप टाइट्रेशन तो कर रहे हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, लेकिन ये होता क्या है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, किसको आप बोलेंगे, किस बेसिस पे आप बोलेंगे कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है ये एसिड वीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्या आप हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस पे डिसाइड करेंगे कि ये हमारा एसिड वीक है ये हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है। दूसरा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, क्या आप चार्ज के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि ये आपका वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्या आप आयोनाइजेबिलिटी पे आप डिसाइड करते हैं, आयोनाइजेशन चेक करते हैं कि किसका आयोनाइजेशन ज्यादा है किसका आयोनाइजेशन कम है, उसके बेसिस पे बोलते हैं कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा ये एसिड वीक होगा। तो आंसर है यस, वी आर डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। व्हाई? The reason is that if you look at the definition of acid, so you will find that acids are those substance which gives H plus ion in aqueous solution। एसिड को वो सब्सटेंस होंगे जिनको आप जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो क्या होंगे, H प्लस आयन में हो जाएंगे, H प्लस आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो H प्लस आयन में टूटने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे कंपाउंड का आयोनाइजेशन हो रहा है। तो अब हमको एक बात ये बताइए आप कि एक हम कंपाउंड डाल रहे हैं
तो वो विद इन 5 सेकेंड ही H+ आयन देकर आयोनाइज्ड हुआ जा रहा है, और एक हम सब्सटेंस उसमें डाल रहे हैं जिसको H+ आयन में डिसोसिएट होने के लिए मान लीजिए 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड लग रहे हैं, तो किसको आप बोलेंगे कि इसमें ज्यादा स्ट्रांग है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो कम टाइम ले रहा है आयोनाइजेशन के लिए वही होगा स्ट्रांग एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द 4th डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। व्हाई? तो जैसा कि मैंने बताया कि एसिड की स्ट्रेंथ इसी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी H+ आयन डिसोसिएट कर देगा, और डिसोसिएट करने का मतलब उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो अगर यहाँ पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की जगह आपसे ऑप्शन पूछ लिया जाए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी सेम। तो आपको क्या ऑप्शन चूज करना है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 4th वन इज द राइट आंसर फॉर दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की एमसीक्यू सीरीज का, व्हाट इज नॉन एक्वस। क्योंकि जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें यह भी मेंशन है एक हेडिंग आपकी कि एक्वस टाइट्रेशन एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज नॉन एक्वस, नॉन एक्वस होता क्या है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, वाटर टर्म है वाटर, और वाटर आप सभी को पता है कि वाटर क्या होता है। तो वाटर को लैटिन टर्म में जो बोला जाता है वो उसके लिए यूज किया जाता है एक्वसा। वाटर को लैटिन टर्म में बोला जाता है एक्वसा, वहीं से ये वर्ड आया है एक्वस। तो अब आप हमको ये बताइए कि अगर कहीं पर एक्वस लिखा होगा तो वो किससे रिलेटेड होगा? वाटर से रिलेटेड होगा। और अगर कहीं पर नॉन एक्वस लिखा होगा तो इसका मतलब ये कि जो वाटर से रिलेटेड ना हो या जो वाटर से रिलेशन ना रखता हो। तो अब ऑप्शन देखते हैं, आइए। पहला ऑप्शन है वाटर सोल्यूबल। क्या आप वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को बोलेंगे नॉन एक्वस? दूसरा है वाटर इनसोल्यूबल। क्या आप वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस को बोलेंगे नॉन एक्वस? तीसरा है लिपिड सोल्यूबल। क्या आप लिपिड सोल्यूबल थिंग्स को बोलेंगे कि ये नॉन एक्वस है? फोर्थ है लिपिड इनसोल्यूबल। क्या आप ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे जो लिपिड में इनसोल्यूबल है कि ये नॉन एक्वस है? तो अब आपको अपने दिमाग से सोचना है कि ये एक्वस या नॉन एक्वस रिलेशन इसका किससे है। तो अभी मैंने बता दिया एक्वस का मतलब होता है वाटर, और यहां पर लगा हुआ है नॉन, तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉन वाटर। इसका मतलब वाटर के अगेंस्ट वाली जो चीजें हैं, इसका मतलब जो वाटर इनसोल्यूबल होंगी, मीन्स जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, क्योंकि वो वाटर लविंग नहीं होंगी, नॉन लगाया आगे। और रिलेशन किससे? ऑप्शन आपको रिलेट किससे करना है? वाटर से ही करना है। क्यों? क्योंकि एक्वस लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड है ये, लेकिन इनसोल्यूबल है वाटर में। क्यों? बिकॉज नॉन इज मेंशन्ड, इसके आगे नॉन भी मेंशन्ड है, तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वाटर इनसोल्यूबल। और अगर यहाँ पे नॉन हटा के आपसे पूछ लिया जाए ये ऑप्शन हो आपके सामने, व्हाट इज एक्वस, तो आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है, आपको तुरंत टिक करना है क्या? वाटर सोल्यूबल। वो चीजें जो वाटर से रिलेशन में है या वाटर में सोल्यूबल हैं। तो ये थी आज की एमसीक्यू सीरीज, एंड आई होप you have enjoyed the MCQ series related to the pharmaceutical chemistry, and you will be beneficial of these MCQ, and you will find the most of MCQ related to today's video in your upcoming exam. तो आप अपने एग्जाम की जमकर तैयारी करिए और एग्जिट एग्जाम में पास होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और भी लोगों से, क्योंकि और भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेंगी।